हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी के द्वारा जो म्यूचुअल फंड्स को अब ये परमिशन दे दिया गया है कि वो भी अब पैसिवली मैनेज्ड ईएलएसएस स्कीम्स को लॉन्च कर सकती हैं, उसके बारे में। तो यहाँ पे जितने सारे भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो 1 जुलाई 2022 से पैसिवली मैनेज्ड ईएलएसएस स्कीम्स को लॉन्च कर सकती हैं। तो आइए डिटेल में इन सब के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे देश में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 80C है, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है, जैसे कि होम लोन हो गया, ईपीएफ हो गया, पीपीएफ, सुकन्या अकाउंट। तो इन सब में अगर कोई टैक्स पेयर पैसे इन्वेस्ट करता है तो जितना इनकम वो इन सब में इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सेक्शन 80C के अंदर ही ईएलएसएस स्कीम के बारे में भी कहा गया है। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड स्कीम के तरह होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपसे आपका पैसा लिया जाता है और आपका पैसा अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, आपको एक फंड मैनेजर भी एलोकेट किए जाते हैं। तो उसी प्रकार से इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी है। अब अगर इसके अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलता है सेक्शन 80C के अंतर्गत। यानी कि मान लीजिए आपका सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए है, उसके ऊपर आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है और आपने 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए, तो अब आपका टैक्सेबल इनकम घट के 3.5 लाख रुपए हो जाएगा। बेसिकली अभी जितने सारे भी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हैं वो सभी फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। आपका जो भी पैसा है, आप अगर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक फंड मैनेजर एलोकेट किया जाता है और वही आपके पैसे को मैनेज करता है। और इसीलिए अभी वाले ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स को एक्टिव ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। अब यहाँ पे जो सेबी है उन्होंने 23 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया और उसमें उन्होंने पैसिव ईएलएसएस फंड्स के बारे में कहा। तो बेसिकली सबसे पहले तो इस ईएलएसएस फंड में होगा क्या कि इसमें आपको फंड मैनेजर एलोकेट नहीं किया जाएगा। अब पहले जो एक्टिव ईएलएसएस फंड था उसमें आपको फंड मैनेजर एलोकेट किया जाता था, जिसमें आपको कुछ चार्ज भी देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का फंड मैनेजर एलोकेट नहीं किया जाएगा। ये जो पैसिव ईएलएसएस फंड होगा इसके अंतर्गत बेसिकली एक इंडेक्स तैयार किया जाएगा और सेबी के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें स्पेशली पैसिव ईएलएसएस फंड के लिए कहा गया है कि इसमें जो इंडेक्स होगा उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 250 कंपनियाँ होंगी। तो आपका पैसा इन कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जो 250 कंपनियाँ होंगी इसके बाहर आपका पैसा नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनियों को कहा गया है कि या तो वो जो पहले वाला एक्टिवली मैनेज्ड ईएलएसएस स्कीम है उसको लागू कर सकती है या फिर वो जो अभी पैसिवली मैनेज्ड वन है उसको लागू कर सकती है। दोनों को यहाँ पे वो लागू नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पहले से जो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हैं वो तो पैसिव ईएलएसएस फंड्स को अभी नहीं ही अपनाएंगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिवली मैनेज्ड ईएलएसएस स्कीम को चला रही हैं। लेकिन जो न्यू एज फंड हाउसेस हैं जो अभी इस फील्ड के अंदर आ रही हैं और लोगों का जो पैसिव स्कीम के तहत काफ़ी ज़्यादा भरोसा बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए नई कंपनियों के द्वारा पैसिव ईएलएसएस फंड्स को जरूर लॉन्च किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई पैसिवली मैनेज्ड ईएलएसएस स्कीम के बारे में। इसके अलावा सेबी ने जो डेट बेस्ड ईटीएफ होता है और जो इंडेक्स फंड्स होता है उसको लेकर के भी नए गाइडलाइंस को जारी किया है। तो गाइडलाइंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ईटीएफ क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एग्जैक्टली इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह होता है। जैसे कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक इंडेक्स के अंदर ही आपका पैसा लगाया जाता है। एक इंडेक्स में जितनी कंपनियां होती हैं उससे बाहर आपका पैसा नहीं लगाया जाता है और ना ही तो आपको फंड मैनेजर एलोकेट किया जाता है। तो उसी प्रकार से ईटीएफ में भी होता है, सेम उसी प्रकार से होता है। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि इंडेक्स फंड जो होता है उसको आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ये आपका ईटीएफ होता है, जो आपका ये फंड होता है, उसको आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है निफ्टी 50 इंडेक्स के, तो आपके पास यहाँ पे 2 विकल्प आएगा। एक विकल्प के अनुसार आप निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरे विकल्प के अनुसार आप निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे आप पूरे दिन, जो ट्रेडिंग डे होता है, पूरे दिन आप अपने इस फंड को बेच या फिर खरीद सकते हैं। लेकिन जो आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड होगा उसको आप पूरे दिन ट्रेडिंग, जैसे आप स्टॉक्स को बेचते खरीदते हैं वैसे आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं।
आपको दिन के अंत में ही इसको बेचना या फिर खरीदना पड़ेगा। तो यही होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ETF और इंडेक्स फंड्स क्या होता है। नाउ यहाँ पे जो सेबी के द्वारा गाइडलाइंस को लाया गया है वो सिर्फ ETF के लिए नहीं लाया गया है, ये डेट बेस्ड ETF के लिए लाया गया है। यानी कि ETF के अंदर जो इंडेक्स होगा उस इंडेक्स में कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगे, ट्रेजरी बिल्स होंगे, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होगा, या फिर ऐसा इंडेक्स होगा जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ इन सब का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि गाइडलाइंस में कहा क्या गया है। तो गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक ऐसा इंडेक्स जिसके अंदर जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ हैं उनका वेटेज 80% है। मतलब तो इस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम जो है किसी एक कंपनी के अंदर AAA सिक्योरिटीज़ के AAA रेटेड जो सिक्योरिटीज़ होंगी उसमें मैक्सिमम जो एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होगा वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो AA रेटेड सिक्योरिटीज़ होंगी उसके अंदर 12.5% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, और जो A या फिर बिलो A रेटेड सिक्योरिटीज़ होंगी उसके अंदर 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक अगर ऐसा इंडेक्स है जो कि हाइब्रिड इंडेक्स है, उसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हैं, SDLs भी हैं जो स्टेट लोन्स वगैरह होती हैं, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ भी हैं, तो इस केस में अगर उस इंडेक्स का कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ का वेटेज 80% तक है तो इस केस में जो AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ होंगी उसमें इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। जो आपका AA रेटेड सिक्योरिटीज़ होगी उसमें इन्वेस्टमेंट 8% से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, और जो A रेटेड सिक्योरिटीज़ होंगी उसमें से 6% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सिंगल इशूअर के लिए कहा गया है AAA रेटेड सिक्योरिटीज़, यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो कि AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ के उसको रेटिंग दिया गया है तो उसमें जो म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इस कंडीशन में ये जो लिमिट है वो 15% होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में जो एक पूरा बिजनेस ग्रुप रहेगा उस पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप में 25% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं होगा, और सेम सेक्टर में भी 25% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं होगा। इन सब के अलावा अगर वो इंडेक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ SDL बेस्ड है तो वहाँ पे ये जो नियम है ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा जितने सारे भी एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं तो उनको यहाँ पे कहा गया है कि वो एटलीस्ट 2 मार्केट मेकर्स को अपॉइंट करेंगी। अब होता क्या है ETF में कि लोग ETF खरीद तो लेते हैं, इसमें पैसे इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब इनको बेचना होता है, जब इससे बाहर निकलना होता है तब इनको वापस से उसका कोई ख़रीदार ही नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे टैकल करने के लिए सेबी ने कहा है कि मार्केट मेकर्स होंगे और इनके द्वारा ही जो आपका ETF होगा उसको बेचने में आपकी मदद की जाएगी। इन सब के अलावा यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं होगा 25 करोड़ रुपए तक के ट्रांजैक्शन पे। अभी क्या होता है, अभी अगर आपको ETF से बाहर आना है तो आपको एक प्रकार का चार्ज देना पड़ता है, लेकिन अब क्या होगा, अब अगर 25 करोड़ रुपए तक का आपका ट्रांजैक्शन है और आपको अगर ETF से बाहर आना है तो इस केस में आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड जो चार्ज होता है वो नहीं देना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।